बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, रवां बरस अगस्त में जब 5 अगस्त 2019 के भारत के इस फैसले को कि जिसके तहत उन्होंने अपने ही आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म करके कश्मीर के साथ अपने रिश्तों की कानूनी और आइनी जवाज़ को और उस ताने बाने को तोड़ कर रख दिया था। 4 साल पूरे हो रहे होंगे तो ऐन उसी वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट उन 23 रिट पिटिशन्स पर बहस का आगाज़ कर रही होगी और उन रिट पिटिशन्स के मुकदमे की समाअत का आगाज़ कर रही होगी जो गुज़श्ता 4 बरस से उनकी टेबल पर समाअत की और निगाह इल्तफ़ात की मुंतज़िर चली आ रही हैं। इन 23 रिट पिटिशन्स में अक्सरियत कश्मीर के लोगों की है, जिनमें कश्मीर के साबिक़ वज़राए आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने इसे देर आयद दुरुस्त आयद कहा, जबकि महबूबा मुफ्ती ने ये प्ली ली है अवामी सतह पर भी कि भारत का ये जो फ़ैसला है 5 अगस्त 2019 का, ये सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी है और आइन हिंद की ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि इसमें बुनियादी तकाज़े को पूरा नहीं किया गया। और वो बुनियादी आइनी तकाज़ा ये था कि कोई भी फ़ैसला कश्मीर के बारे में करने से पहले और इस आइनी ताल्लुक़ के बारे में कोई फ़ैसला करने से पहले कश्मीरियों की राय जानना ज़रूरी है। और कश्मीरियों की राय जानने का जो एक मुरव्वजा जमहूरी तरीक़ा है वो कश्मीर असम्बली और कश्मीर की जो हुकूमत है उसकी राय थी। लेकिन भारत ने चिजाए कि कश्मीरियों की राय ली जाती, इस फ़ैसले से पहले वो तमाम इक़दामात किए जिनसे कश्मीरियों की इज्तमाई राय और इज्तमाई सोच बाहर नहीं आ सकती थी, मुनक्कस नहीं हो सकती थी और नज़र नहीं आ सकती थी। इसीलिए कश्मीर असम्बली का ख़ात्मा कर दिया गया और वहाँ पहले से गवर्नर राज नाफिज किया गया। और उसके बाद जब कोई रुकावट नहीं रही इस फ़ैसले की राह में, तो फिर ये फ़ैसला आइसोलेशन में लिया गया, एक आइन के बुनियादी तकाज़े को पूरा किए बग़ैर। सो यूँ कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो बहुत जानदार और बहुत मज़बूत है। लेकिन अब गेंद भारत की सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई है कि जो 2 अगस्त से इस फ़ैसले और इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ कर रही है। गो कि जो भारत के हालात हैं, जो इस वक्त का एक मंज़रनामा है, जो जज्बाती फ़ज़ा है, जो कश्मीर के मसले को भारत की क़यादत ने अपनी कौमी वक़ार, अना, ज़िद, तकब्बर और अपने वजूद के साथ और स्ट्रेटजिक मामलात के साथ जोड़ रखा है, उसमें कि भारत की किसी अदालत की तरफ से कोई बड़ा फ़ैसला आना तो कतई तौर पे उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो भारत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तवील जवाब दावा दायर किया गया है 19 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसमें सिर्फ़ एक ही नुक्ता जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है कि भारत के इस फ़ैसले के नतीजे में, हुकूमत के इस फ़ैसले के नतीजे में कश्मीर में अमन व अमान का मसला हल हुआ। अब न हड़तालें होती हैं, न मज़ाहरे होते हैं, न जलसे जुलूस होते हैं और न दुकानें बंद होती हैं। ग़रज़ ये कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि जिससे अमन व अमान में खलल पड़ने का अंदेशा हो। और चूँकि अमन आ गया है, इस वजह से सियाहत भी बढ़ गई है, इस वजह से तरक्की भी हो गई है। और इसके लिए G20 मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वज़ारती सतह की श्रीनगर में, उसका भी हवाला दिया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा तीर और मारा है भारत ने इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके। और ये इसी सूरत में मुमकिन हुआ जब कश्मीर में अमन था और भारत का मुकम्मल कंट्रोल था। यूँ भारत का जो मुकदमा है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है इस जवाब से कि भारत की हुकूमत के पास बेचने के लिए, सेल करने के लिए, अपने मुकदमे को जवाज़ और उसको मज़बूत बनाने के लिए सिवाय अमन व अमान के मसले के और कोई नुक्ता बाकी नहीं रहा है। और अमन व अमान का मसला
क्या इतना बड़ा मसला था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरा एक आइनी फैब्रिक ही तोड़ दिया। कश्मीर और भारत के जो ताल्लुकात और जो उसके रिश्ते बुने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर ने, उस रिश्ते को ही तोड़ना क्या ज़रूरी था। ये एक ऐसा नुक्ता होगा भारत की सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जो इस यानी अपने दायरे से बाहर निकलकर जिस पर बात करेगी। और ये जो फैसला है इस मुकदमे का, यही इस चीज़ का फैसला करेगा और इसी पर इस चीज़ का और इस बात का इन्हसार और दारोमदार है कि रीजन में आगे चलकर पाकिस्तान और भारत के और मजमूई तौर पर अमन के जो हालात हैं, जो कैफियत हैं, वो किस रुख इख्तियार जाते हैं और कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। अगर तो भारत की सुप्रीम कोर्ट इस पे साद करती है, इस फैसले पे मोहर तस्दीक ज़ब्त करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो ख़ित्ते में एक कशीदगी है, कशमकश है, बेचैनी है, वो किसी न किसी अंदाज से जारी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे फ़लस्तीन में नस्लें गुज़र गईं, और साल हा साल दहाइयाँ गुज़र गईं, लेकिन परनाला वहीं है। फ़लस्तीनी दरबदर भी हो रहे हैं ज़मीनों से और घरों से निकाले भी जा रहे हैं, और उनकी ज़मीनों और घरों पर कब्ज़ा मजबूत भी किया जाता है, उनकी आबादियों को महसूर भी किया जाता है, उन्हें खाकिस्तर भी किया जाता है, उन्हें मलबे के ढेर में भी बदला जाता है। लेकिन तब भी जो कांटा इसराइल के कल्ब में चुभा हुआ है फ़लस्तीनियों की जज्बा मज़ाहमत का, वो ख़त्म नहीं होता, वो निकलता नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और इस रीजन में चीन एक बड़े प्लेयर की सूरत में मौजूद है, और 5 अगस्त 2019 का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ज़ोरदार और जानदार रिएक्शन दिखाया है तो वो चीन है, कि जिसने गलवान वादी में और पेंगोंग झील में भारतीयों की वो पिटाई की कि वो तारीख़ का एक हिस्सा है। और आज भी वहाँ एक तनाज़ा चल रहा है और बड़ी सरगर्मी से चल रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अभी तक मज़ाकरात के 16 अदवार हो चुके हैं, लेकिन इन 16 अदवार से कुछ हासिल नहीं हुआ। हर दौर एक और दौर के आगाज़ के इत्तफाक पर ही ख़त्म होता रहा है। सो यूँ ये फ़ैसला इस पूरे ख़ित्ते में, इस रीजन में के मुस्तक़बिल का तयन करेगा कि क्या ये इस रीजन ने आगे बढ़ना है तरक्की के रास्ते में, इस्तेहकाम के रास्ते में, या यहाँ छोटी छोटी रुकावटें और बेचैनियाँ और छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो फूटते रहेंगे बदस्तूर। अब जो अमन व अमान के मसले के हवाले से जो जवाब दावा दायर किया है, जो दरख्वास्त दायर की है 19 सफ़हात की भारत पर, उसकी हकीकत BBC ने खोली है और बयान की है। और BBC ने एक अहम रिपोर्ट की है, उनकी जो दिल्ली में नामा निगार हैं, उसने श्रीनगर में जाके लोगों से पूछा है। ये बिल्कुल इस यूँ लगता है कि इस जवाब का, यानी जिसमें अमन व अमान को मसला बनाकर, अमन व अमान को जवाज़ बनाकर पेश किया गया है अदालत के सामने, ये उस कालीन को खींचने की एक कोशिश है BBC की तरफ से कि अमन व अमान का मसला इतना बड़ा नहीं था। ख़ुद कश्मीरी कहते हैं कि ये जो अमन नज़र आता है, जिसे आप दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं, उसकी हैसियत और हकीकत क्या है। सो इस रिपोर्ट में जो एक हिंदू नामा निगार ने लिखी है और दिल्ली में बैठी हुई, और जो 5 अगस्त 2019 के बाद तकरीबन ख़ुद लिखती हैं कि 3 महीने तक वो श्रीनगर में रहीं, हालात का जायज़ा लेती रहीं। तो इसमें रिपोर्ट का जो ख़ुलासा है वो ये है कि कश्मीर में जो अमन है वो एक मसनूई है, वो डंडे के ज़ोर पर कायम किया गया है, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कायम किया गया है, वो UAPA के जो सख्त गिर और स्याह कानून है उसके ज़रिए कायम किया गया है। लोगों को उठाया जाता है, हत्ता कि गवर्नर राज के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो उसको भी बुलाया जाता है थानों में, उसको भी उठाया जाता है, और अखबार नवीसों को भी हाज़िरी के लिए तलब किया जाता है कि अगर वो कोई सख्त लफ्ज़ लिखें या कोई सख्त रिपोर्ट जारी करें। अव्वल तो ऐसी रिपोर्ट जारी करने की इजाज़त ही नहीं है। सो BBC की इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो रहा है कि भारत का ये मुकदमा जो है और ये नुक्ता जो है, ये बहुत अदालती लिहाज से बहुत कमज़ोर है, कानूनी लिहाज से इसकी आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इसने पूरा, चूँकि इस फैसले ने
بھارت اور کشمیر کے ہی نہیں، اس پورے ریجن پر اثرات مرتب کیے ہیں، جس میں چین ایک سویا ہوا شیر تھا، وہ ایک سرگرم کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا، اور پاکستان نے اپنے تمام رشتے، اپنے تمام تعلقات کاٹ کر رکھ دیے بھارت کے ساتھ. تو یہ دور رس اثرات کا حامل اس لحاظ سے یہ فیصلہ ہے. عدالت کو اس طرح کی رپورٹس کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کا جائزہ لینا ہوگا. اگر عدالت ایک بولڈ سٹیپ لے کر آگے بڑھتی ہے تو یہ ایک تاریخی قدم ہوگا، اور اگر بھارت کی عدالت مصلحت کا شکار ہو کر، دباؤ کا شکار ہو کر نریندر مودی کی جبینوں پہ پڑنے والی شکنوں کو گننے کی کوشش کرے گی تو یہ اس پورے ریجن کے لیے ایک تاریک لمحہ ہوگا، اور اس کے مستقبل کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. توقع تو یہی رکھنی چاہیے کہ بھارت کی جو عدلیہ ہے، ایک دور تک اس کا ایک اچھا امیج رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر کوئی اہم فیصلہ کرے گی اور کوئی جرات مندانہ فیصلہ کرے گی، جس کے اثرات آنے والی نسلوں پر نہ صرف مرتب ہوں گے بلکہ اس پورے خطے کے امن اور مستقبل پر مرتب ہوں گے. لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.